औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रॉयल टीवी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो में हम ताइवान के मसले पर बातचीत करेंगे। चाइना ने ताइवान को धमकी दी है कि वो ट्रंप के किसी भी अक्टूबर सरप्राइज़ का हिस्सा ना बने। इसके अलावा आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग के मुतालिक बातचीत की जाएगी। क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, उस पर हम थोड़ा सा अपना तबसरा पेश करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशन मिल सकें। इस वक्त चाइना ने ताइवान को धमकी दी है कि वो ट्रंप के किसी भी अक्टूबर सरप्राइज़ का हिस्सा ना बने। लग ये रहा है कि सदर ट्रंप ताइवान को अपने इलेक्शन जीतने के लिए एक मौके के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और यही बात जो है चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने ताइवानी लोगों को समझाई है और कहा है कि अगर हमें ज़्यादा इश्तियाल दिलाया गया तो हम जंग का इरादा कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं। लेकिन अगर साथ साथ देखा जाए तो इस वक्त पूरी तरीके से ऐसा महसूस हो रहा है कि ताइवान के गिर्द चाइना अपना घेरा तंग कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि वो उन जज़ायर पर भी कब्ज़ा करे जो कि ताइवान के इर्द गिर्द पाए जाते हैं और जिन पर ताइवान का कंट्रोल है। अगर इस ज़मीन में देखा जाए, एक बहुत ही अहम खबर आज के अखबारात में शाया हुई जिसमें ये बात कही गई कि एक मिलिट्री जहाज़ को डोंगशा आइलैंड्स के ऊपर नहीं जाने दिया गया। हांगकांग की फ़ज़ाई हदूद में जब वो दाखिल हुआ तो उसको रोक दिया गया था। अब अगर हम नक्शे में देखें तो ये डोंगशा अटोल पाया जाता है। इस इलाके में ये ताइवान और हांगकांग के दरमियान वाक़ है। इधर ताइवान का कब्ज़ा है तो मिलिट्री जहाज़ जो है वो ताइवान से उड़ा था ताकि वो सप्लाईज़ दे सके। कुछ हांगकांग की फ़ज़ाई हदूद से में जब वो दाखिल हुआ तो वहाँ पर चाइनीज़ तैयारों ने उसको घेर लिया और उसको वापस ज़बरदस्ती भेज दिया। उसमें करीबन जो है तकरीबन 30 से 35 सोल्जर सवार थे और 250 के करीब यहाँ पर सोल्जर्स तैनात हैं ताइवान के। तो अब लग ये रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता अपना घेरा तंग कर रहा है। वो इलाके जो ताइवान के पास हैं, वो जज़ायर जो ताइवान के पास हैं, चाइना कोशिश कर रहा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता उनको अपने कब्ज़े में ले। यही वजह थी कि बड़ा शदीद एहतजाज किया गया चाइना से आज के दिन। ताइवान ने कहा कि चाइना इंटरनेशनल रूल्स को रिस्पेक्ट करे। अब अगर देखा जाए तो चाइना किसी भी हवाले से ताइवान के हवाले से कोई भी इंटरनेशनल रूल्स को तस्लीम करने के लिए आमादा नहीं है। वो चाह रहा है कि पूरी तरीके से ताइवान पर अपना प्रेशर बढ़ा दिया जाए। यही वजह है कि उसके जहाज़ आए दिन ताइवान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इस वक्त ये ख़बर भी हमारे सामने आई कि एक अमेरिकी जहाज़ ने ताइवान के स्ट्रेट में जो है वो वहाँ के पानियों में वो उसने गर्दिश की है, वो वहाँ से गुज़रा है और इस पर चाइना ने शदीद एहतजाज किया। लेकिन अमेरिका ने ये बात कही है कि वो जो भी जहाज़ गुज़रा है वो इंटरनेशनल वाटर्स में गुज़रा है और किसी भी तौर पर हम कोई भी इस हवाले से जो है वो एहतजाज को कबूल करने पर तैयार नहीं है। तो अब लग ये रहा है कि महसूस ये हो रहा है कि मज़ीद कशीदगी बढ़ रही है। इधर ताइवान ड्रिल के दौरान एक एंटी टैंक मिसाइल भी टेस्ट किया गया है चाइना की तरफ से ताकि प्रेशर दिलाया जा सके। पूरी तरीके से कोशिश हो रही है। चाइना ने ये कोशिश की है कि वो किसी भी तौर पर भी कोई भी प्रेशर कबूल करने को तैयार ना हो ताकि एक बड़ी जंग का आगाज़ किया जा सके। तो अक्टूबर का आखिरी अशरा ताइवान के हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल होगा और देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाएगी। बहरहाल हमें ये लग रहा है कि चाइना इस वक्त खाली खुली धमकियों पर इक्तफ़ा नहीं करेगा बल्कि कोशिश करेगा कि आगे बढ़कर ताइवान के जजीरे पर कब्ज़ा किया जा सके। फिर उसके बाद जो है चूँकि इलेक्शन अमेरिका के स्टार्ट हो जाएंगे और अमेरिकी अपने मसरूफियात में उलझ जाएंगे तो उनको लगता नहीं है कि किसी भी तौर पर वो कोई रिस्पॉन्स दिखा सकें, कोई जवाबी कार्रवाई कर सकेंगे। वो तस्लीम करेंगे कि ताइवान जो है वो अब चाइना का हिस्सा बन चुका है। जैसा कि हांगकांग के मसले पर भी किसी बड़े मगरबी मुल्क ने कोई एहतजाज नहीं किया माँ सिवाय
یونائٹڈ کنگڈم کے، UK کے، جس نے تھوڑا بہت احتجاج کیا تھا، کچھ ہانگ کانگ کے لوگوں کو شہریت دینے کی بھی بات کی گئی تھی، لیکن پھر وہ بعد میں مسئلہ بھی ٹائم فش ہو گیا تھا۔ لیکن اگر تائیوان کے حوالے سے دیکھا جائے تو تائیوان نے کافی کوشش کری، ان سیاسی لیڈروں کو بھی اپنے ہاں پناہ دی، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ تائیوان کے ہانگ کانگ کے مسئلے پر تائیوان نے شدید احتجاج بھی کیا تھا۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ معاملات کافی بگڑ چکے ہیں چائنا اور تائیوان کے درمیان۔ اب ذرا ہم بات کرتے ہیں آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ کے متعلق۔ اس وقت یورپ کے کچھ پولیٹیشنز اس وقت یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کو اسلام اور عیسائیت کی جنگ کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ بات TRT ورلڈ لکھتا ہے اپنی ایک آرٹیکل میں، اس نے یہ بات کہی کہ چیک ریپبلک کے ایک سابق وزیر خارجہ، فارمر فارن منسٹر نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں اب اسلامک ایگریشن کو کنٹرول کرنا ہوگا جو ترکی کی طرف سے آرمینیا پر کیا جا رہا ہے۔ اس پر ترکی نے شدید احتجاج کیا ہے، آذربائیجان نے بھی چیک ریپبلک سے شدید احتجاج کیا ہے۔ عمومی طور پر چیک فارن منسٹر شورزنبرگ کوئی مذہبی بنیاد پرست عیسائی نہیں سمجھے جاتے، بلکہ ان کو ایک لبرل سیاستدان تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ بہت سارے یورپی سیاستدان اس معاملے میں کود رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یورپی ممالک کی حمایت حاصل کر سکیں، یورپی عوام کی حمایت حاصل کر سکیں۔ اگر ہمارے ایکسپیرینس کو دیکھا جائے تو اس وقت ہم نے یورپ میں تمام کے تمام لوگوں کو ترکی مخالف ہی پایا ہے، وہ کسی طور پر بھی ترکی کی حمایت کرنے پر تیار نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بھی کچھ اسلام مخالف جذبات بھی جڑے ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے مزید صورتحال کتنی بگڑے گی۔ اس بیان پر الگار ممدوف جو آذربائیجان کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے بھی شدید احتجاج کیا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں کسی طور پر بھی اس کو اسلام اور عیسائیت کی جنگ کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ لیکن لگ یہ رہا ہے، محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اسلام مخالف قوتیں پوری طریقے سے اس وقت کوشش کر رہی ہیں کہ اس جنگ کو اسلام اور عیسائیت کی جنگ کے طور پر پیش کیا جائے۔ اس ضمن میں اگر دیکھا جائے تو ڈچ پولیٹیشین گیٹ وائلڈرز یعنی ہالینڈ کے سیاستدان نے بھی یہ بات کہی کہ ہمیں اسلامک ایگریشن فرام آذربائیجان اینڈ سپورٹ آر کرسچن آرمینیا فرینڈز، یہ بات انہوں نے کہی، یعنی ہمیں اپنے عیسائی دوستوں کی حمایت کرنی چاہیے جو آرمینیا میں پائے جاتے ہیں۔ یہ انہوں نے بات شدت کے ساتھ کہی۔ اگر دیکھا جائے تو اس زمین میں مارین لی پین بھی ایک بیان جاری کر چکی ہیں پچھلے دنوں، جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر دیکھا جائے کہ ہمیں آرمینیا کی حمایت کرنی چاہیے۔ اگر ان کا 2017 کے پریزیڈنشل الیکشن کے حوالے سے بھی دیکھی جائے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسلام جو ہے وہ ایک بہت بڑے تھریٹ کے طور پر، ایک بہت بڑے خطرے کے طور پر فرانس کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ اور اگر صدر میکرون کے اس وقت اسلام مخالف اقدامات کا ذکر کیا جائے تو یہ بات جو ہے کسی بھی طور پر دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ فرانس کی جو ایلیٹ کلاس ہے وہ لگ یہ رہا ہے کہ اب وہ اسلام مخالف قوتوں کے ساتھ مل چکی ہے۔ اگر تھوڑی سی بات کی جائے آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ کے متعلق تو اس میں آرٹیفیشل ڈرونز کا کردار جو ہے وہ بڑا زبردست ہو رہا ہے۔ اس میں ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی استعمال کی جا رہی ہے۔ ڈرونز بنیادی طور پر اس جنگ میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ کچھ چھوٹے ڈرونز کی بھی بات کی گئی ہے، کچھ اسمال ڈرونز کی بھی بات کہی گئی ہے۔ کچھ آرٹیفیشل ڈرونز ایسے ہیں، کچھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مدد سے تیار کردہ ڈرونز ایسے ہیں جو کافی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں اور کلیکٹیو تھنکنگ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور یہ کافی زیادہ نیو ٹیکنالوجی ہے جس کو MIT میں استعمال بھی کیا گیا ہے۔ MIT کے لوگوں نے اس کو بنایا ہے، اس کی تشکیل کی ہے، اس کی تخلیق کی ہے۔ تو اب کچھ خبریں یہ بھی اڑتی ہوئی آ رہی ہیں کہ ان ڈرونز کو اس جنگ میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اسرائیل نے کافی جدت پسند ڈرونز تیار کر کے آذربائیجان کو دیے ہیں تاکہ وہ اس حوالے سے جنگ کو جیتنے کی کوشش کر سکے۔ اگر بات کی جائے ایران کی
तो ईरान भी अब इस मसले में आहिस्ता आहिस्ता एक फ़रीक बनता जा रहा है और लग ये रहा है कि वो इस जंग में अब एक तीसरे फ़रीक के तौर पर कूद पड़ेगा। चूँकि इस वक्त तुर्की बज़ाहिर ये लग रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ मॉरल सपोर्ट दे रहा है, कोई जंगी सपोर्ट नहीं है। गो के इल्ज़ामात लगाए गए थे कि तुर्की के लोग आज़रबाईजान के लोगों की मदद कर रहे हैं, बहुत सारे वहाँ से फ़ौजी जा रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो कोई भी इस हवाले से सबूत नहीं दे सके हैं आर्मीनिया और दीगर दूसरे ममालिक। और सिर्फ़ और सिर्फ तुर्की की जो हिमायत है वो इखलाकी मदद हासिल है। लेकिन ईरान का अगर देखा जाए तो ईरान आर्मीनिया की हिमायत करता है। लेकिन हम ये बात भी जानते हैं कि ईरान में एक बड़ी तादाद जो है आज़री और तुर्की कबाइल की पाई जाती है जो फ़ारसी ज़बान भी बोलते हैं। लेकिन इन लोगों की तमाम हमदर्दियाँ आज़रबाईजान के साथ हैं। यही वजह थी कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने आज़रबाईजान की हिमायत में पिछले हफ़्ते एक बयान दिया था और कहा था कि हम आज़रबाईजान की हिमायत करते हैं। लेकिन ईरान का ऑफिशियल स्टांस ये नहीं है। ईरान जो है बुनियादी तौर पर आर्मीनिया की हिमायत करता है। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह रूस का प्रेशर भी है, क्योंकि रूस हमेशा हर मामले पर तेहरान की हिमायत करता आया है। मॉस्को ने हमेशा कोशिश की है कि तेहरान की मदद की जाए। अगर सीरिया के मसले पर देखा जाए, लीबिया के मसले पर देखा जाए या दीगर दूसरे मसाइल पर देखा जाए तो हमेशा से उसने मॉस्को ने तेहरान की मदद की है। इसलिए किसी भी तौर पर तेहरान जो है वो आर्मीनिया के मसले पर, आज़रबाईजान के मसले पर रूस की मुखालफत नहीं कर सकता और करेगा भी नहीं। तो देखना ये होगा, सूरत हाल दिलचस्प होगी। क्या सदर पुतिन ईरान को इस्तेमाल करेंगे, ईरान के प्रॉक्सीज़ को इस्तेमाल करेंगे कि वो अपनी फ़ौजें दाखिल करे आर्मीनिया की हिमायत के लिए इस जंग में? क्योंकि ये बात भी बज़ाहिर अखबारात में आ रही है, इस वक्त शाया हो रही है कि बहुत सारे मिसाइल्स ईरान की सरहद में गिर रहे हैं। ईरानी गांव इससे मुतासिर हो रहे हैं। कुछ लोगों के ज़ख्मी और मारे जाने की भी इत्तलात हैं। गो के हम कन्फर्म नहीं कर सकते इन ख़बरों को, लेकिन अब ये महसूस हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ईरान भी इस जंग में एक बड़े फ़रीक के तौर पर सामने आएगा। तुर्की से बज़ाहिर ये गलती हो रही है कि वो बार बार ये बात कह रहा है कि इस्लाम और ईसाईयत की जंग नहीं है, जबकि उसके दुश्मन उसके तमाम के तमाम उसके इर्द गिर्द जो घेरा तंग हो रहा है वो चाहते हैं कि ये जंग इस्लाम और ईसाईयत की जंग में तब्दील हो जाए। आर्मीनिया ने बहुत सारी तस्वीरें ऐसी शाया की हैं, उनके पादरी जो हैं वो हथियार लिए हुए खड़े लोगों से अपील भी कर रहे हैं। अभी हाल ही दिनों में उनकी वेबसाइट, ट्विटर की वेबसाइट की तरफ से एक गिरजाघर की तस्वीर शाया हुई, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में भी इस गिरजाघर को दिखाया जा रहा है जिसमें बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि आज़रबाईजान के लोगों ने यहाँ बमबारी की है और इसको नुकसान पहुँचाया है। तो ये एक बड़ा लोगों को एहसास दिलाया जा रहा है कि आज़रबाईजानी एक इस्लामिक एग्रेशन के तौर पर सामने आ रहे हैं। तो सूरत हाल काफ़ी गंभीर होती जा रही है। इधर अगर देखा जाए तो कुछ लोगों ने इस चर्च में म्यूज़िक प्ले करने की कोशिश की है, कुछ ईसाई दुनिया को उभारा है। अब देखना यह है कि आर्मीनिया की इन अपीलों का ईसाई दुनिया पर कितना असर पड़ता है। पहले ही हम जैसे जिक्र कर चुके हैं कि आया सूफिया के हवाले से ईसाई दुनिया में काफ़ी शदीद जज्बात पाए जाते हैं। यूरोप के बहुत सारे ईसाई भी यूनान में इस वक्त जमा हो रहे हैं, जो कि कोशिशें कर रहे हैं कि जाए। जैसा कि हम पिछली दफ़ा ये बात बता भी चुके हैं, आपके सामने रख चुके हैं कि लबनान के बहुत सारे ईसाई आर्मीनिया की हिमायत में लड़ने के लिए वहाँ पहुँचे हैं। तो देखते हैं कि सूरत हाल हमें मज़ीद किस कशीदगी की तरफ लेकर जाएगी और क्या इस जंग से इस्लाम और ईसाईयत की एक बड़ी जंग नमूदार होगी। ये सवाल जो है हम मुस्तकबिल के वाक़यात पर छोड़ते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफ़िज़।